नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी बात चल रही थी वहां पर पूर्व सर्गीय समुच्चय बोधक अव्यय या फिर प्रीपोजिशंस के बारे में, जिसके 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। अब चल रहे हैं यहां पर आपके चौथे पार्ट की तरफ। हमने इससे पहले 23 प्रीपोजिशंस 23 प्रीपोजिशंस कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन यहां पर बात करेंगे इसकी 24 की। और जो हमने पढ़ा था पहले वो था एक विद और एक था विदाउट। उसी से जुड़ा हुआ अपना एक प्रीपोजिशन निकल कर आएगा और उसे अपन किसका नाम देंगे? आपका विद इन का नाम देंगे। ये 2 से मिलकर बनता है, जिसमें एक टर्म अपने पास में किसका आता है? विद का आता है, और दूसरा टर्म अपने पास किसका आता है? इन का आता है। और अगर मैं विद इन की बात करता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाता है? आपका के अंदर अंदर। बताओ क्या पढ़ा जाता है इसे? आपका के अंदर अंदर, या फिर दूसरे टर्म में इसे बोलना चाहूं तो बता दीजिए इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका के भीतर भीतर। के अंदर अंदर या फिर आपका के भीतर भीतर। एक्चुअल में है क्या विद इन? आपका इसमें हमारे पास में एक टाइम ड्यूरेशन होता है। यहां ये देखिएगा, हमारे पास में एक टाइम ड्यूरेशन अर्थात समयावधि होती है। क्या रहता दोस्तों इसमें? आपका टाइम ड्यूरेशन। और टाइम ड्यूरेशन को अपन हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसे क्या पढ़ सकते हैं? आपका समयावधि। क्या पढ़ा जाएगा? समयावधि, समय की अवधि। और इस समयावधि के अंतर्गत हमें एक टास्क दिया जाता है, एक काम दिया जाता है, और वो टास्क है इस दिए हुए समयावधि के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया इसके अंतर्गत, इसके अंदर अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? विद इन का। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपके समक्ष रखा और ये डाला, यू मस्ट पे योर फी ब्लैंक स्पेस ए वीक। कि आपको अपना जो शुल्क है वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा। आपको जो अपना शुल्क है उसे 1 सप्ताह के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा। मतलब 1 सप्ताह क्या है? आपका टाइम ड्यूरेशन है। 8वां दिन नहीं मिलेगा, 7वां दिन खत्म होने से पहले पहले आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज हमारे लिए के भीतर भीतर के अंदर अंदर का अर्थ देगा, और वहां हम किसका यूज कर लेंगे? आपका विद इन का। ये छोटा सा प्रीपोजिशन आपका विद इन का है। चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट की तरफ, नंबर 25 पे। यहां आपको एक प्रीपोजिशन सीखना है और यह है आपका ओएफ। क्या है? ओएफ। मैं ओएफ क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि इसका जो उच्चारण हम आमतौर पे करते हैं दोस्तों वो ये करते हैं। कौन सा करते हैं? आपका ऑफ, जो कि सरासर क्या है? गलत है, इनकरेक्ट होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो वीक फॉर्म में आपका अव होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या रहेगा? आपका ओव रहेगा। हालांकि अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसे आपका इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन वो चीज अपन लाइटली लेते हैं। हिंदी वाली और संस्कृत वाली बातें हैं, उन्हें एज इट इज हार्ड एंड फास्ट तरीके से हम कहां अप्लाई नहीं करते? बताओ। देखें आपका वहां पर इस ओएफ पे अप्लाई नहीं करते। अर्थात जैसे आओ ऐसा बोल दो वैसा बोल दो चलेगा आपका, लेकिन ये वीक फॉर्म है, अगला स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, लेकिन ऑफ नहीं बोलेगा। ऑफ बोलने का मतलब होता है OFF। जब आपने ऑफ की बात की ना, आपने ये कहा कि मुझे तो यही बोलना है। अगर ऐसा बोलोगे तो ये आपका पैटर्न यू बनेगा, OFF, ऑफ। इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, अब चेक करिएगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो शाब्दिक अर्थ आपका होता है का, के और की। का, के और की का अर्थ देगा। यहां पर ये अपने आप में बताओ क्या करेगा? आपका किसी रिलेशन को या किसी संबंध को क्या करेगा? कंबाइन करेगा। किसी रिलेशन या कंबाइन मतलब संबंध को जोड़ेगा। जब संबंध जोड़ने की बात आती है, संबंध को स्थापित करने की बात आती है,
तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर टर्म डाला आपका, ही सेंट मी ए बास्केट ब्लैंक स्पेस मैंगोज। ये एग्जाम्पल यहां डाला गया। अब इसका मीनिंग निकालिए जरा, कि उसने मुझे आमों की टोकरी भेजी, तो यहां इस आमों का संबंध किसके साथ जोड़ा गया? टोकरी के साथ जोड़ा गया। और मीनिंग क्या निकला? आमों की टोकरी। अब ये जो रिलेशन कंबाइन हो रहा है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। चाहे रिलेशन आपका कैसा हो सकता है? टेम्पररी हो सकता है। टेम्पररी के मायने क्या है? अस्थायी हो सकता है। या फिर आपका रिलेशन कैसा हो सकता है? वहां पर परमानेंट हो सकता है। परमानेंट बोला जाए तो क्या कह सकते हो आप? इसे स्थायी कह सकते हो। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिलेशन कंबाइन करने की बात आपके पास में होनी चाहिए। आप किसका यूज कर देंगे? अव का, चाहे उसमें का अर्थ निकले, चाहे के का अर्थ निकले, चाहे की का अर्थ निकले। लेकिन अव यहीं तक सीमित थोड़ी है। अव तो एक वाइड सिनारियो है। अव का एक अगला यूज और होता है, जब किसी की डिमाइज हो जाए। डिमाइज को मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब जब किसी की डेथ हो जाए। डिमाइज या डेथ का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो बताओ इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका मृत्यु पढ़ा जाएगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के सेंस के अंदर, उस मृत्यु के भाव के अंदर, डेथ या डिमाइज के भाव के अंदर हम अव का यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास में वर्ब डाई से बना हुआ डाइड आ जाता, पास्ट फॉर्म, और साथ में यहां ब्लैंक स्पेस दिया जाता है। अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूं? अव तो लगा सकता हूं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है दोस्तों। और वो इसकी कंडीशन क्या है वो सुनना। डाइड के साथ अव तब आएगा जब मैं किसी डिजीज की बात करता हूं, किसी बीमारी की बात करता हूं, या फिर मैं किसी एपिडेमिक की बात करता हूं, महामारी की बात करता हूं, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? पेंडेमिक कह सकता हूं, या फिर मैं उसे क्या कह सकता हूं? एंडेमिक कह सकता हूं। बीमारी, महामारी इत्यादि, इनकी वजह से अगर किसी व्यक्ति विशेष की, किसी पशु विशेष की, किसी पक्षी विशेष की मृत्यु होती है तो डाइड के साथ अब आएगा, 100% आएगा, बशर्ते उसमें इनमें से किसी एक का रोल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। पहले इसके समर्थन में एक वाक्य लिखूंगा। अगर मेरा सेंटेंस है ही डाइड ब्लैंक स्पेस कोलेरा, कि वह हैजे से मरा, तो आप ये चेक करिएगा यहां मुझे क्या दिया गया? डाइड दिया गया। डाइड के साथ में कोलेरा, कोलेरा किसका नाम है? एक बीमारी का नाम है, तो मैं डाइड के साथ क्या लगा दूंगा? अब उसके मरने का कारण हैजा है। कोलेरा का मतलब होता है हैजा। अब यहां पर उसके मरने का कारण, उसके वहां मृत्यु का कारण आपका एक बीमारी है, तो मैंने डाइड के साथ फिक्सेशन में क्या लिख दिया? आपका अव लिख दिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो सेंस हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार मौत केवल बीमारी से होती है, अलग तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने ऐसा लिखा, ही डाइड ब्लैंक स्पेस एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना में मरा। मैंने ये लिखा यहां पर, ही डाइड द sake of his nation, वह अपने राष्ट्र की भलाई के लिए मरा। या फिर इसमें टर्म आ सकता है, ही डाइड ब्लैंक स्पेस वॉर। 3 एग्जाम्पल सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, आपको यह समझाने के लिए कि डाइड के साथ हमेशा अव नहीं आएगा। अगर वो दुर्घटना में मरता है तो इन आएगा।
अगर वो उद्देश्य विशेष के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का त्याग करता तो 4 आएगा। अगर वो युद्ध पे, बॉर्डर पे मरता तो क्या लेगा? 8 लेगा। यहां हमने क्या सीखा? डाइड के साथ क्या आ रहा है? अब आ रहा है। कब आ रहा है? जब उसके मरने का कारण कोई डिजीज है, कोई एपिडेमिक है, कोई पेंडेमिक है, कोई एंडेमिक है, तभी आ रहा है। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि अगर उसके मरने का कारण कोई दुर्घटना तो इन आ जाएगा, कोई आपका उद्देश्य विशेष है राष्ट्र का, फैमिली को बचाने का, तो 4 आ जाएगा। युद्ध की बात करते हैं 8 आ जाएगा। अगर आप वॉरफील्ड या बैटलफील्ड की बात करेंगे तो इन आ जाएगा। अगर आप भूख और प्यास की बात करेंगे तो वहां फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारी चीजें चेंज होता चलेगा। डाइड के साथ में आपका आउ तभी आएगा जब किसी बीमारी से या महामारी से अगले की मृत्यु होती है, अदरवाइज वहां पर वो पैटर्न आपका नहीं चलेगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले पैटर्न की तरफ, लेकिन उससे पहले ये चीज चेक करिएगा, हम भी अपन ने कौन सा पढ़ा है? OF पढ़ा है। ठीक है, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका कौन सा रहेगा? वहां पर OFF रहेगा। कौन सा रहेगा आपका? OFF रहेगा। इसको समझना जरा। अब ये जो हिस्सा आ रहा है इसका उच्चारण आप बोल सकते हैं ऑफ। क्या पढ़ सकते हैं इसे? ऑफ। मैं फोनेटिकली इसे लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑफ। क्यों ना हम पीछे वाले को भी फोनेटिकली कवर कर लें आपका, ताकि आपकी दिक्कत ना हो, कोई भी आपसे पूछे तो आपको परेशानी ना आए। इससे अपन फोनेटिकली ऐसा लिख सकते हैं आओ, या फिर फोनेटिकली ऐसा लिखा जा सकता है आओ। ये इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इसे अंग्रेजी भाषा की स्क्रिप्ट में इसके सबूत कहा जा सकता है। अब इस ऑफ का हिंदी मीनिंग आप लेते हैं तो ये हिंदी मीनिंग होता है आपका बंद करना। बंद करना। अब किसको बंद करना जी? किसी डिवाइस को बंद करना। और डिवाइस को हम हिंदी में कहेंगे तो इसे डिवाइस को हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा? युक्ति पढ़ा जाएगा। अब ये डिवाइस कैसा हो सकता है? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड सिस्टम होते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल वाला वही सीधा आपका ACDC का सिस्टम है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है। बंद करने के लिए हमारे पास में टर्म क्या क्या आते हैं? जैसे स्विच है, उसमें आप जोड़ दो ऑफ, बंद करना। आप सुनते ना कई बार, द मोबाइल यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई लेटर और ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो बीच में आ रहा टर्म क्या? स्विच्ड ऑफ। तो स्विच ऑफ का मतलब बंद करना होता है। या फिर जैसे कंप्यूटर या आपका PC होता है, उसे आप बंद करते हैं तो टर्म क्या मिलता है आपको? टर्न ऑफ, मतलब बंद करना। दोनों ही जगह आपके पास में प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ है। अब आप कहेंगे सर हमने तो यह भी पढ़ रखा है कि स्विच ऑफ का मतलब बंद करना होता है, तो स्विच ऑन भी तो एक टर्म है। बिल्कुल है दोस्तों। स्विच ऑन का अगर आप मीनिंग लेते हैं तो स्विच ऑन का मीनिंग क्या निकलेगा आपका? चालू करना। बताओ क्या मीनिंग निकलेगा आपका? चालू करना। और जो अपने पास में दूसरा टर्म है, बताओ ये क्या है आपका? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का हिंदी मीनिंग लेते हैं तो ये टर्म क्या है आपका? बंद करना। वैसे ही टर्न ऑफ का मतलब बंद करना होता है, तो टर्न ऑन आ जाता है। तो टर्न ऑन का हिंदी मीनिंग अपन लेना चाहेंगे तो ये क्या रहेगा आपका? चालू करना। और टर्न ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा आपका? बंद करना। ठीक है ना? तो ऑन का मतलब चालू करने से, ऑफ का मतलब किससे? आपका बंद करने से लिया जाएगा। अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपके समक्ष आ रही है, इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको समझना है। तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा ऑन कब आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑफ कब आएगा? तो बहुत ही आसान काम रहेगा, ये हमारा सेंटेंस खुद डिसाइड करेगा, हमें बहुत बढ़िया हिंट देगा कि इसमें ऑन आएगा या ऑफ आएगा। जैसे मैंने यहां पर टर्म लिखा प्लीज कॉमा स्विच ब्लैंक स्पेस the lights before you
गो टू बेड। क्या कहना चाह रहा है? कृपया लाइट्स को करिएगा जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। तो जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं तो लाइट्स को चालू करेंगे या बंद करेंगे? ऑब्वियसली बंद करेंगे। ठीक है, तो इजीली आपको मीनिंग मिल गया ना आपका। बताओ बंद करने के लिए क्या आएगा आपका? ऑन आएगा या ऑफ आएगा? ऑफ आएगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ऑफ का मीनिंग बंद करना होता है। हमें आसानी से सेंटेंस ये बता देगा कि ऑफ का मीनिंग मुझे बंद करना लेना है तो कहां पर लेना है और कब लेना है। अब इसी का एक एडिशनल यूज भी आपको सीखना है ऑफ का। अगर आपको कहीं पर रिलेशन को ब्रेक करना है, रिलेशन का मतलब संबंध है, उसे क्या करना है? तोड़ना है। अर्थात आपको संबंध विच्छेद करना है। अर्थात आपको संबंध को क्या करना है? विच्छेद करना है। अब जो ये दिया गया संबंध आपके पास में आ रहा है, ये संबंध दो तरीके से चलेगा। ये आपका वहां पर परमानेंट भी हो सकता है, यानी स्थायी संबंध भी हो सकता है, और ये आपका वहां पर टेम्पररी, अर्थात आपका अस्थायी संबंध भी हो सकता है। ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, लेकिन रिलेशन होना क्या चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। मैं दोनों का एग्जांपल आपके समक्ष यहां लिख रहा हूं। द चाइल्ड फेल ब्लैंक स्पेस द रूफ while flying the kites। बताइए जरा मीनिंग क्या निकला? कि बच्चा छत से नीचे गिर गया जब वह पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, अब आप ये बताइए, बच्चे का संबंध छत के साथ था? बिल्कुल था। चाइल्ड का संबंध छत के साथ। अब ये परमानेंट था या टेम्परेरी? टेम्परेरी था। चिपका हुआ थोड़ी था हमेशा के लिए, टेम्परेरी था, अस्थायी था। लेकिन संबंध तो विच्छेद हुआ ना। बच्चा छत से नीचे गिरा, छत पर था, नीचे गिरा, तो संबंध तो विच्छेद हुआ। अब ये संबंध विच्छेद होते में क्या लगा दूंगा आपका? ऑफ लगा दूंगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। ए लीफ fell blank space the बनियान ट्री। बनियान का मतलब बरगद के पेड़ से है। एक लीफ या एक पत्ता है, वो बरगद के पेड़ से नीचे गिरा। अब यहां पर संबंध हमें ढूंढना है, तो यह संबंध किसका है? लीफ का है। और लीफ का संबंध किससे? आपका बनियान के पेड़ से या बरगद के पेड़ से है। अब यह संबंध मेरे पास कैसा? बताओ, देखें, आपका परमानेंट है, लेकिन संबंध तो विच्छेद हुआ। तो संबंध विच्छेद होते में क्या लगा दूंगा? ऑफ लगा दूंगा। जैसे मैं कहता हूं सर का बाल टूटकर नीचे गिर गया, परमानेंट है, क्या हो गया आपका वहां पर? ऑफ। मारकर मेरे हाथ से छूटकर गिर गया, संबंध विच्छेद हो रहा, लेकिन टेम्पररी है, क्या आएगा? ऑफ आएगा। अब मैंने आपने गौर किया तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है यहां पर। यह जगह क्यों छोड़ी है? अगर संबंध विच्छेद करने के लिए ऑफ आपको नहीं मिले तो पहली प्राथमिकता में ऑफ होता है, दूसरे में वहां पर क्या जाता है? फ्रॉम आ जाता है। वो की वो चीज यहां भी लेनी है। अगर मुझे पहली प्राथमिकता का आपका ऑफ नहीं मिला तो यहां पर संबंध विच्छेद करने के लिए दूसरी प्राथमिकता में मेरे पास में क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये दोनों आपको आने चाहिए। ऑप्शन में दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, या तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। गलती से खुदा ना खास्ता आपका मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट है, आप अनलकीली दोनों ऑप्शन में मिल भी गए, तो ये प्रेसिडेंसी पे चलेगा, जिसमें पहली प्राथमिकता ऑफ की रहेगी और दूसरी प्राथमिकता आपकी फ्रॉम की रहेगी। लेकिन ऐसा सिचुएशन बनता नहीं, ऐसी कंडीशन बनती नहीं तो क्वेश्चन आपका रिट के लायक हो जाता है।
ठीक है, याचिका लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है, डिलीट करना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है, तरह तरह की बातें वहां पर बनती हैं। ठीक है, तो ऐसा पेपर सेटर इसको उठाएगा नहीं जहां पर आपके पास में ड्यूअल चॉइसेस होती हैं, उनमें आपको किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक इशू दे दे, ऐसा कोई हिस्सा उसके लिए वहां पर बनता नहीं है, अर्थात उस बात को अगला वहां पर बनाना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे वाले हिस्से की या आगे वाले पैटर्न की। अब देखिए जरा, ये अपने पास में संबंध को तोड़ने की बात आई, ठीक है, और इससे पहले संबंध को जोड़ने की बात आई थी। अब हमने जो पढ़ा तो इसमें दोनों चीजें अपने पास में आ गई। देखो, ऑफ का मतलब बंद करने से हो गया, ऑफ का मतलब आपका रिलेशन को ब्रेक करने से हो गया। ये अपने पास में जो 26 नंबर तक की अपन ने प्रीपोजिशन की है वो बड़ी आसान भी रही हैं और समझने में भी आपको तकलीफ नहीं देती हैं। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट की तरफ। वहां देखिएगा, अपने पास एक प्रीपोजिशन आता है, नंबर 27 ले रहा हूं मैं यहां पर, और वो प्रीपोजिशन आपका रहेगा अगेंस्ट। बताइए जरा, प्रीपोजिशन क्या रहेगा आपका? अगेंस्ट। और अगेंस्ट के कई मीनिंग होते हैं, मैं वन बाय वन आपको सिखाता चलूंगा। इसका पहला मीनिंग होता है जिसे उर्दू अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, आपका के खिलाफ कह सकते हैं, के खिलाफ, या फिर इसे दूसरे शब्दों में हम बोलना चाहें तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा, आपका के विरुद्ध कहा जाएगा। इंग्लिश में बोलना चाहूं तो इसे मैं V/S कह सकता हूं। इसका फुल फॉर्म लेना चाहूंगा तो इसका फुल फॉर्म यह बनेगा VERSUS, और इसका उच्चारण रहेगा तो वो उच्चारण क्या रहेगा आपका? वर्सस। क्या रहेगा? वर्सस। हमारी आदत होती है कि अक्सर हम इसे क्या पढ़ जाते हैं, बताओ, देखिए आपका वर्सेस पढ़ जाते हैं। बताइए क्या पढ़ते हैं इसे? आपका वर्सेस पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां जो ये वर्सेस आ रहा है के विरोध या के खिलाफ के लिए, के विरुद्ध वाला, इसमें कैसे यूज होगा? एटलीस्ट। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। बताइए इसे क्या पढ़ा जाता है आपका? कम से कम। आपके पास में 2 यूनिट्स, 2 इकाइयां होनी चाहिए, और उन दोनों इकाइयों में आपका स्ट्रगल शो किया जाता है। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष दर्शाया जाता है। अब यह संघर्ष आपका इंटरनल हो सकता है या फिर यह संघर्ष आपका एक्सटर्नल हो सकता है। आंतरिक संघर्ष हो सकता है या फिर आपका बाह्य संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन होना जरूर चाहिए। अब ये 2 यूनिट्स क्या हो सकती हैं आपकी? कोई 2 टीम्स हो सकती हैं, कोई 2 पार्टीज हो सकती हैं, कोई 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई 2 नेशंस या कंट्रीज हो सकते हैं। कोई भी हो, उनमें कंपटीशन हो सकता है, वॉर हो सकता है, या उनमें किसी जिद की बात हो सकती है, किसी खेल की बात हो सकती है। किसी भी प्रकार से हो, उनमें एक स्ट्रगल चलेगा, चाहे वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, जो 2 इकाइयों में भी हो सकता है और 2 से ज्यादा इकाइयों में होता है। लेकिन ये स्ट्रगल किया क्यों जाता है, ये सुनिएगा जरा। ये स्ट्रगल क्यों किया जाता है? इस स्ट्रगल को करने के पीछे उनका मकसद होता है विक्ट्री को प्राप्त करना, जीत को प्राप्त करना। लेकिन जीत तो दोनों को नहीं मिलेगी, जीत तो एक को मिलेगी, मतलब दूसरे को डेफिनेटली क्या मिलेगी? हार मिलेगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं जो आपके बराबरी पर छूट जाते हैं, या फिर उस मामले को निरस्त कर दिया जाता है, या फिर आपका रद्द कर दिया जाता है। यह मैनर भी तो आपको दिया जा सकता है, उसमें विक्ट्री हो सकती है, उसमें डिफीट हो सकती है, वो टाई का मैनर आ सकता है, उसमें ड्रॉ की बात भी बताई जा सकती है। ठीक है, अब अगर ऐसा सेंस आता है तो उसमें अपने पास में वर्सेस या फिर आपका खिलाफ या विरुद्ध का मैनर आपको दिया जा सकता है, और उस पैटर्न के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका अगेंस्ट का। एक एग्जांपल यहां पर आपके समक्ष लिखता हूं। जैसे मैं कहूं आपका इंडिया played
वेरी वेल ब्लैंक स्पेस वेस्ट इंडीज इन द लास्ट ओडीआई। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो भारत की टीम है, उसने वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ पिछले या अंतिम वनडे इंटरनेशनल में बहुत अच्छा खेल खेला, बहुत अच्छा खेल दिखाया। तो यहां अपने पास में 2 यूनिट छांटो पहले आप। पहली यूनिट मेरे पास क्या है? इंडिया। दूसरी यूनिट मेरे पास बताओ क्या है? वेस्ट इंडीज। मिल गया आपका। अब ये जो इंडिया और वेस्ट इंडीज की बात यहां बताई जा रही है, इंडिया और वेस्ट इंडीज की बात जो यहां बताई जा रही है, इनमें से एक को जीत मिली, एक को हार नसीब हुई है। अब इस सेंस को बताने के लिए आप प्रीपोजिशन किसका यूज कर सकते हैं जी? अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। बताइए किसका यूज हो सकता है आपका? अगेंस्ट का यूज हो सकता है। अब अगेंस्ट का केवल एक ही मीनिंग नहीं है, मैंने लगा रखा ना यहां पर पॉइंट, मतलब अगला पॉइंट भी इसका बनेगा। हम जल्दी से चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। वो देखिएगा, सेकंड होता है कंप्लेन के अर्थ में। कंप्लेन से मैं बना लेता हूं कंप्लेंट, और इसे हिंदी में कहना चाहें तो बताइए क्या कह सकते हैं आपका? शिकायत। शिकायत के अर्थ में भी हम किसको काम में ले सकते हैं? आपका अगेंस्ट को काम में ले सकते हैं। किस तरीके से? एक एग्जांपल लेते हैं इसका। माई ब्रदर कंप्लेंट ब्लैंक स्पेस मी ब्लैंक स्पेस माई फादर। अब समझिए इसे क्या कहा गया? मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरे पिताजी से शिकायत कर दी। यहां जो टर्म आपके पास में आ रहा है शिकायत करने के लिए, बताओ टर्म क्या है आपके पास? कंप्लेंट है। भाई कंप्लेंट से बनने वाला वर्ड आ जाए, मैं सारे लिख देता हूं, कोई सा भी आ जाए, चाहे कंप्लेन आ सकता है, कंप्लेंस हो सकता है, कंप्लेंड हो सकता है, कंप्लेनिंग आ सकता है, या फिर आपके पास में टर्म आ सकता है कंप्लेंट। ये लीजिए। अब ये जो आपके पास में थियरी आई, इस थियरी या सिद्धांतिक आधार पर आपको एक चीज परखनी है, एक चीज देखनी है। वो कौन सी? कि ये जो शिकायती अर्थ आपके पास निकल कर आ रहा है, उसमें कोई सा भी वर्ड आ जाए, आपको यह चेक करना है अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत हो रही है उसके लिए तो अगेंस्ट आएगा, और जिस आदमी से शिकायत हो रही है, जहां पर शिकायत पहुंचाई जा रही है, वहां पर क्या आएगा? टू आएगा। तो शिकायत किसके खिलाफ हो रही है? मेरे खिलाफ, अगेंस्ट आ जाएगा। और शिकायत कहां तक पहुंचाई जा रही है? मेरे पिताजी तक। बताओ क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, जिसके खिलाफ शिकायत, जिसके खिलाफ, वहां पर बताइए क्या आ जाएगा आपका? अगेंस्ट आ जाएगा। लेकिन जिससे शिकायत हो रही है या जिस तक पहुंच रही है, जिस तक पहुंचाई जा रही है, वहां पर क्या आ जाएगा आपका? टू आ जाएगा। ठीक है। अब इसी का एक मैनर अपने को और पढ़ना है, तीसरा रहेगा, और वो तीसरा पार्ट ये रहेगा जिसे अपन पढ़ेंगे के सहारे। के सहारे। अब हमसे गलती क्या होती है? जनरल गाइड बुक्स पढ़ने के बाद में हमें एक टर्म मिलता है अलंग।
और कुछ गाइड बुक्स में यह लिख दिया जाता है कि अलंग का मीनिंग क्या होता है, के सहारे, जिसको हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया के किनारे के लिए। लेकिन कुछ गाइड बुक्स यहां पर गलती से क्या लिख देती हैं आपका, के सहारे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसे क्रॉस करके आपको भी नोट करना है। यहां मीनिंग के सहारे का देता है, तो के सहारे का मीनिंग एकमात्र कौन देगा बताओ, देखिए आपका अगेंस्ट ही देगा। कौन देगा आपका, अगेंस्ट ही देगा, ये अलंग नहीं देगा। इसमें होता क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट का 30%, 50%, 70%, 90%, 99% सहारा लेता है, अपना वजन या अपना भार किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर रखता है, लेकिन पूरा 100% नहीं रखता है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का। जैसे मान लीजिए मैं थक जाता हूं और थकने के बाद इस पैनल का यूं मैंने सहारा ले लिया और मैं खड़ा हो गया, तो मैं ऑन द पैनल हूं या अगेंस्ट द पैनल, अगेंस्ट द पैनल हूं। आप यात्रा कर रहे हैं और आपका सर है वो आप विंडो सीट पे बैठे हैं, तो जो कांच है बस का, ठीक है, उस पर यूं टिका हुआ है, वो क्या है, ऑन है या अगेंस्ट है, अगेंस्ट है आपका। आप यात्रा कर रहे हैं और पड़ोस का आपका यात्री है आपके कंधे पर, यहां सर रख देता, वो क्या है, अगेंस्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट का पूरा वजन अन्य ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है, लेकिन आधा आधे से कम, आधे से ज्यादा, या लगभग पूरा पूरा, अधिकांशतया, लेकिन एग्जैक्टली पूरा नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए, तो वो ऑन की बजाय क्या ले लेगा, अगेंस्ट ले लेगा। इस पर चर्चा करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा जरा। द लेबरर put his ladder blank space the wall। जो मजदूर है या श्रमिक है, उसने अपनी सीढ़ी को रखा, और कहां रखा, दीवार के सहारे। मतलब सीढ़ी का कुछ वजन कहां है, जमीन पर है, और बाकी वजन कहां है, दीवार पर। पूरा तो नहीं है ना, पूरा जमीन पर भी नहीं है, पूरा दीवार पर भी नहीं है। अब ये ऑन द वॉल होगा या फिर आपका अगेंस्ट द वॉल होगा, अगेंस्ट द वॉल होगा, ये आपको समझना। ऑन द वॉल या अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल आपका माना जाएगा। क्लैरिटी आई, क्या बताना चाह रहा हूं। तो अपने पास में जो अगेंस्ट का मीनिंग आपने देखा, उसको देखो कितने तरीके से जा रहा है। पहला है आपका कौन सा, के खिलाफ या के विरुद्ध के अर्थ में। दूसरा कौन सा आपका, कंप्लेंट के अर्थ में आएगा आपका, यानी शिकायत के अर्थ में। और तीसरा बताओ कौन सा आपका वहां के सहारे के अर्थ में आ जाएगा। मैं फिर मना कर रहा हूं, के सहारे के अर्थ में आपको अलंग का यूज नहीं करना है। के सहारे के अर्थ में आप किसका यूज करेंगे बताओ, देखें आपका वहां पर अपने पास में केवल और केवल अगेंस्ट का यूज आपको करना है। लगे हाथ, अपन एक प्रीपोजिशन यहां पर और भी कवर करेंगे अभी आपका, ठीक है, उसको देखते हैं जरा। अपना नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो रहेगा ऑन का। काफी अच्छा प्रीपोजिशन माना जाता है। ऑन है, ऑन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर कह सकते हो, ऊपर कह सकते हो, के पर कह सकते हो, उसके ऊपर कह सकते हो, लाइक दैट। इसमें ऐसा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। ये ऊपर है, एक नीचे ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और एक जगह स्थिर हो सकता है। हो सकता है कि ये इस तरीके से आपका आगे की ओर गति करे, केवल एक साइड। हो सकता है कि ये आपका पीछे की ओर केवल एक साइड गति करे, और हो सकता है कि ये आपका दोनों साइड गति करे, आगे भी करे और पीछे भी करे। लेकिन इन चारों कंडीशंस में एक कंडीशन बिल्कुल कॉमन है। कौन सी, कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द गर्ल्स आर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द बेंचेस, द बेंचेस, कि लड़कियां हैं वो बेंचेस के ऊपर बैठी हुई हैं। अब इसमें ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है,
गर्ल्स है। नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है बताओ वो कौन सा है आपका, बेंचेस है। अब लड़कियां बेंचेस पर बैठी हुई हैं तो लड़कियां बेंचेस को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। जैसे मैं कहता हूं द मार्कर इज ऑन माई पाम, ये मार्कर मेरी हथेली के ऊपर है, ये मार्कर मेरी हथेली को टच कर रहा है। एक जगह स्थिर पड़ा है तो ऑन है, आगे गति कर रहा तो ऑन है, पीछे गति कर रहा तो ऑन है, दोनों साइड गति कर रहा है तो भी ऑन है। ठीक है, ये तो उन सिचुएशंस की बात होगी जो मैंने आपको ऊपर दी। यहां पर ये लड़कियां बैठी हुई मतलब टच कर रही ना, गति करे ना करे फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए ये किस में आ जाएगा, आपका ऑन में आ जाएगा। सिंपल सा यूज है, लेकिन ऑन का इतना ही तो यूज नहीं है आपका, ऑन का एडिशनल यूज भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप किसी डे की बात करते हैं, किसी दिवस की या वार की बात करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो उनके नाम से पहले भी क्या आएगा, आपका ऑन आएगा। या फिर आप किसी डेट की बात करते हैं, तारीख या दिनांक की, तो भी ऑन आएगा। अगर आप किसी ओकेजन, किसी मौके की बात करते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, ठीक है, या फिर आपका कोई एनिवर्सरी वगैरह हो गई, आपका किटी पार्टी हो गई, टी पार्टी हो गई, तो भी आपका ऑन आएगा। अगर आप किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, फेस्टिवल का मतलब त्योहार की, होली, दिवाली, ईद उल फितर, मकर संक्रांति, लोहड़ी इत्यादि। या फिर आप किसी नेशनल प्रोग्राम की बात करते हैं, नेशनल प्रोग्राम का मतलब आपका कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, अगर उसकी बात करते हैं तो भी आपका क्या लग जाएगा, वहां पर ऑन लग जाएगा। जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, या टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, या चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, बसंत पंचमी, गांधी जयंती। इस तरीके से अगर कोई नेशनल प्रोग्राम है तो भी वो क्या ले लेगा, आपका ऑन ले लेगा। इन सब के अंदर मुझे किसको इस्तेमाल करना है, ऑन का। मैं इन सब का एक एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर ये टर्म लिखा, ब्लैंक स्पेस सैटरडे, या फिर मैंने यहां पर ऐसा लिखा आपका कि अपने पास में टर्म आया अप्रैल 17, 2022, या फिर आपने ये बताया गृह प्रवेश, किसी मौके का नाम हो गया, या फिर आपने टर्म लिया होली, या फिर आपने टर्म लिया इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। ये लीजिए, अब चेक करिएगा। जैसे सैटरडे शनिवार, अप्रैल 17, 2022, 17 अप्रैल 2022, गृह प्रवेश एक आपका ओकेजन है, होली आपका फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे आपका वहां पर नेशनल प्रोग्राम है। इनमें से किसी को यूज करवा लीजिए, ये सारे अपने से पहले क्या ले लेंगे, ऑन ले लेंगे। बात पल्ले बड़ी। तो ऑन एक टच करने के अर्थ में आ गया। इसके अलावा डे है, डेट है, ओकेजन है, फेस्टिवल है, नेशनल प्रोग्राम है इत्यादि के नाम से पहले भी क्या लग जाएगा, आपका ऑन लग जाएगा। तो दोस्तों हम रिकेपिचुलेट करते हैं आज की क्लास को कि हमने इसमें क्या क्या सीखा, कौन सी चीजें हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, हमें सिखाती हैं। वहां पर तुम्हारा प्रेपोजिशंस चल रहा है और प्रेपोजिशन का पार्ट कौन सा, फोर्थ, चौथा हिस्सा वहां पर चल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया, वहां पर विद इन को, जो दो से मिलकर बना विद और इन, जिसका मतलब होता है कि अंदर अंदर या फिर के भीतर भीतर, जिसमें हमें एक टाइम ड्यूरेशन समयावधि देकर एक कार्य को उस समयावधि के खत्म होने से पहले पहले पूरा करवा लिया जाता है। फिर अगली बात यहां पर आई, वो किसकी थी, आपकी आउ की, ऑफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका मतलब का, के, की से था, रिलेशन कंबाइन करना, संबंध जोड़ना था, चाहे वो टेम्पररी अस्थायी होता है, चाहे वो परमानेंट आपका स्थायी होता है। फिर इसी का दूसरा मीनिंग था कि किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी पशु पक्षी विशेष की डिजीज, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक इत्यादि से मृत्यु हो जाती तो डाइड अपने साथ में अव ले लेता है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट में है, किसी के आपका वहां पर्पस के लिए है, या युद्ध वगैरह में मरता, तो प्रीपोजिशन आपकी चेंज होती चलती है। फिर हमने ऑफ लिया, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती उसे बंद करना पड़ता, स्विच ऑफ या टर्न ऑफ के तौर पर। फिर इसी का दूसरा नियम लिया कि रिलेशन ब्रेक हो जाता, चाहे वो परमानेंट होता है, टेम्परेरी, तो हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ अवेलेबल नहीं होता तो वहां पर आपका फ्रॉम लग जाता है। फिर अगली बात अगेंस्ट की थी, जहां पर के खिलाफ या के विरुद्ध के अर्थ में आता है,
ठीक है, जिसमें कम से कम 2 यूनिट्स के बीच में स्ट्रगल चलता है, चाहे वो इंटरनल होता, एक्सटर्नल होता, जिसमें विक्ट्री, डिफीट, टाई या ड्रॉ इत्यादि परिणाम निकल कर आते हैं। जो स्ट्रगल है वो टीम्स या पार्टीज या प्लेस, नेशंस एटसेट्रा के बीच में रह सकता है। फिर अगेंस्ट का दूसरा मीनिंग कंप्लेंट के अर्थ में था, जिसके खिलाफ शिकायत होती है वहां अगेंस्ट होता है, जिस आदमी से शिकायत होती है, जिससे या जिस तक शिकायत पहुंचती है वहां पर टू लग जाता है। तीसरा मीनिंग अगेंस्ट का के सहारे का था, जहां पर एक ऑब्जेक्ट का सहारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर आता है, एक ऑब्जेक्ट का वजन दूसरे ऑब्जेक्ट पर आता है, पूरा नहीं लेकिन पूरे से कम हो सकता है। यह भी ध्यान रखना कि अलंग का मीनिंग कभी भी के सहारे नहीं होगा। अगला ऑन का था, जिसमें ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच करता है, चाहे वो स्थिर रहे, चाहे वो आगे गति करे, चाहे वो पीछे गति करे, चाहे वो दोनों साइड्स आपकी गति करे। इसके अलावा डे, डेट, ओकेजन, फेस्टिवल या नेशनल प्रोग्राम इत्यादि के नाम से पहले भी अपन क्या लगाते हैं, आपका वहां पर ऑन लगा लिया करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी वहां पर किसकी थी, वहां पर प्रीपोजिशंस की, और प्रीपोजिशन का पार्ट 4 था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के वहां पर प्रीपोजिशंस देखे हैं। अभी भी इसका कम से कम एक लेक्चर आपको और पढ़ना होगा, हो सकता है कि 2 लेक्चर पे भी अपन चले जाएं, क्योंकि हम कट नहीं करेंगे, मैटर को कट शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं पर भी आपकी ग्रास कटिंग नहीं होगी, हर चीज को आपको बारीकी के साथ में बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में इतना, मिलते हैं दोस्तों आपकी नई क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।